हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। मैं आज आप सभी को आपदा प्रबंधन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 7 है, आपदा राहत एवं अनुक्रिया। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को करेंगे। चलिए हम कर लेते हैं शुरू। इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, आपदा राहत के उपाय एवं कार्य पद्धतियाँ क्या है, दूसरा अनुक्रिया और प्रक्रिया ये क्या है। चलिए अब हम करते हैं आगे। देखिए, ये है आपदा राहत के उपाय एवं कार्य पद्धतियाँ क्या है, अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। निकास का मतलब होता है आसन्न आपदा की स्थिति में प्रदान की जाने वाली सहायता का पहला कदम है। जहां संबंधित क्षेत्र से निकासी की जाती है वह लोगों की क्या है, सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है और इस प्रकार इसके द्वारा संबंधित आपदा के जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित रखना और स्थानांतरित किया जाता है। यह सुरक्षित स्थान तूफानों के आश्रय, एक पक्का भवन और अस्थायी आश्रय बनाने के लिए कोई ऊंचा स्थान हो सकता है। तो निकासी के विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बता रहे हैं निकासी भिन्न प्रकार की, मतलब जो निकासी वो अलग प्रकार की होती है। जैसे कि रोकथाम में आपदा के आने से काफी समय पूर्व किया जाता है कि जब आपदा आने वाली है उससे पहले ही क्या है, हमने जैसे बाढ़ आने वाली है तो वहां से लोगों को खाली कर दिया, मकान खाली करवा दिए, सामान वामान जो है उनको हटा दिए वहां से, और जो पशु हैं, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है वहां पे उपलब्ध, तो उन सभी को वहां से एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे कर दिया। और रोकने के लिए भी वहां पे क्या है, बहुत सारे उपाय कर लिए। इस तरीके से तो जो रोकथाम होती है तो आपदा के आने से बहुत पहले का होता है सुरक्षा कार्य का मतलब होता है जो महामारी फैलने का क्या है, आसन्न आपदा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में किया जाता है। और तीसरा है बचाव अनुकूल आपदा के बाद बचावकारी अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों पर भेजा जाता है। बचाव अनुकूल का मतलब है कि जब लोगों को हम बचाते हैं तो उनको उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जिसको उन्होंने पहले से क्या निर्धारित कर रखा है कि ये स्पेस है, यहाँ पे लोगों को क्या है एकत्रित करना है, उनको यहाँ पे सुरक्षित रखना है। तो वो पहले से क्या है, वो निश्चित कर लेते कि यहाँ पे लोगों को रोकना है, इतने लोग आ सकते हैं, ये नहीं है, सभी चीज वो पहले से क्या है निश्चित कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये निकासी को प्रभावकारी रहने के लिए सही समय पर सही चेतावनी की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से जाने से निर्धारित सुरक्षित मार्ग परिवहन व्यवस्था, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का सहयोग तथा भागीदारों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। निकासी तभी सार्थक हो सकती है जब उसे प्रभावशाली ढंग से किया जाए। यह अक्टूबर 2013 में हेलिन तूफान के उदाहरण के रूप में सिद्ध हो चुका है, जहां व्यापक स्तर पर निकासी की गई जिससे न्यूनतम लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कई करोड़ डॉलर की संपत्ति की क्षति हुई और 1.3 करोड़ लोगों का क्या है, रोजगार प्रभावित हुआ। अब हम देखते हैं निकासी प्रक्रिया के चरण। तो ये जो निकासी प्रक्रिया है इसके चरण क्या है और इसके कार्य क्या है, हम अब इस टेबल में देखते हैं। तो चरण, आवश्यकता का निर्धारण करना, क्या आवश्यकता है उसको क्या है निर्धारित करना, तो यह निर्णय करना, तो इसका कार्य जब चरण तो ये होगा आवश्यकता का निर्धारण, और इसका कार्य क्या है, यह निर्णय करना कि संपूर्ण निकासी की आवश्यकता है या निकासी की। दूसरा है पुनः अवस्थित करने वाले क्षेत्र की पहचान करना,
जो पुनर्वस्थित करने वाले क्षेत्र उनको क्या है, पहचानना। तो इसका कार्य है ऐसे क्षेत्र का चयन करना जो आपदा में मुक्त हो तथा आसानी से पहुंचा जा सके। तीसरा है संप्रेषण। संप्रेषण जहां प्रत्येक व्यक्ति को वहां से निकलने की क्या है, आवश्यकता और आश्रय स्थलों की अद्यतन सूचना संप्रेषित करना है। तीसरा है पूर्व निर्धारित मार्ग, मतलब पहले से ही क्या है, निर्धारित किया हुआ रास्ता। निकासी के क्षेत्र से आश्रय स्थल तक जाने का मार्ग निश्चित करना, विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मार्गों की आवधिक जांच, कि पहले से ही क्या है, जो मार्ग है उनकी जांच कर लेनी चाहिए। तो निकासी का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, ताकि निकासी के दौरान निकासी मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। निकासी की रिपोर्ट, लास्ट है निकासी की रिपोर्ट। आवश्यक प्रयास दोहराने तथा जोखिमों से बचने के लिए सरकारी अभिकरणों तथा आपात प्रबंधक कार्मिकों की जो का है सूचना भेजना सुनिश्चित करना है। तो इसमें सबसे पहले खोज और बचाव। अब हम देखेंगे खोज और बचाव। तो खोज और बचाव किस तरीके से की जाती है, तो देखिए, चलिए हम देखते हैं एक बार। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खोज करना और बचाव, जिसे सामान्यतः SR के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को आपदा के पश्चात संबंधित क्षेत्रों में अपनाना क्या है, आवश्यक है। ये स्थानीय लोगों को, स्वयं सेवकों को और स्वयंसेवी संस्थाओं और अभिकरणों द्वारा संचालित की जाती है, जो प्रथम मददगार होते हैं। खोज और बचाव का अर्थ है यथासंभव अधिक से अधिक फंसे हुए लोगों को बचाना, और इसका उद्देश्य अधिकतम प्रभावित लोगों को जीवित बचाना है। यह प्रक्रिया जो प्राय लोगों की क्या है, सहायता से संचालित की जाती है, क्योंकि वे संबंधित क्षेत्रों के परिचित होती हैं और उन्हें फंसे हुए लोगों का अनुमान भी होता है। मुख्यतः खोज और बचाव का कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, जो सर्वेक्षण आकलन में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो उसका दो होता है देखना और सुनना, तीसरा एहसास करना, मतलब महसूस करना। तो देखने में क्या है, जो लुक होता है उसको, दुर्घटनाओं को भौतिक रूप से देखना और एक समुचित दृश्य अवबोधन बनाना होता है। दूसरा होता है लिस्टन। ये देखिए, समुदाय और सरकारी अभिलेख आदि सभी से सूचना स्रोतों को सुनना तथा जोखिमों में घिरे हुए लोगों के बारे में समुदाय के सैकड़ों का आकलन करना। यहाँ पे बात हो रही है कि जो समुदाय है और जो सरकारी अभिलेख है आदि सभी से सूचना स्रोतों को क्या है, सुनना होता है, तथा जोखिमों में घिरे हुए जो लोग होते हैं, लोगों के बारे में क्या है, समुदाय के आंकड़ों को भी आकलन करना होता है। तीसरा होता है फील करना, जो तथ्यों के बारे में शामिल खतरों की गंभीरता तथा अनुक्रिया प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए अपने एहसास से संतुष्ट होना। खोज और बचाव के लिए किट, ये किट क्या कौन सी किट होती है, तो हम उसमें देखेंगे उसके लिए हमें क्या क्या औजार चाहिए। तो संवेदनशील इमारतों के क्षेत्र में केंद्रीय स्थलों में रखे जाने चाहिए। इनमें आवश्यकता अनुसार औजार रखे जाने चाहिए। एक विशिष्ट और मतलब खोज और बचाव किट में देखिए तो क्या क्या होना चाहिए। इमारत क्षेत्र का निकासी मानचित्र होना चाहिए, कि जहाँ पे भी जो इमारत है तो वहाँ पे निकासी क्षेत्र जो होता है उसका क्या मैप होना चाहिए। दूसरा हथौड़ा होना चाहिए। तीसरा पेचकस होना चाहिए। चौथा कुल्हाड़ी होनी चाहिए। पांचवा 24 इंच का संबल होना चाहिए, जो खुदाल से मिट्टी खोदी जाती है। फावड़ा होना चाहिए। गैती जो कुदाली होती है उसको वो होनी चाहिए। 50 फुट की लंबी रस्सी होनी चाहिए, कि अगर कोई ऊपर बिल्डिंग में है या कहीं पे भी है तो उसको आसानी से निकाला जा सके।
टॉर्च होनी चाहिए ताकि कहीं अंधेरा है तो उसको देखा जा सके। अतिरिक्त बैटरी सेल होने चाहिए ताकि अगर वो जो टॉर्च में पड़े हुए जो सेल हैं वो क्या है, खर्च हो जाए तो उनको दोबारा से डाला जा सके। टॉर्च होनी चाहिए, वो तो हमने देख ली। और सख्त जूते या गम बूट होने चाहिए कि जो जूते हैं वो कहीं पे भी कितने भी बेकार जगह में चले जाओ तो वो क्या है, खराब ना हो। और गम बूट होना चाहिए। हेलमेट होना चाहिए ताकि अगर हम कहीं इमारत में कहीं जाते हैं तो क्या हमारे सिर पे कोई भारी चीज ना गिरे, अगर गिर भी जाती है तो उससे ज्यादा घायल ना, चोटिल ना हो, थोड़ी बहुत ही लगे और आराम से बच सके। दस्ताने होनी चाहिए ताकि अगर बिजली फिजली अगर कैसा भी काम है, अगर वहाँ कांच वाच कैसा भी तरीके का कोई है तो वो आसानी से हमें घायल ना कर सके। धूल से बचने के लिए मास्क होना चाहिए कि अगर वहाँ पे धूल है, किसी भी तरीके की बदबू आ रही है या धूल है, कैसे भी है स्मेल, तो उससे बचने के लिए भी हमें क्या, मास्क जरूरी होना चाहिए। ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें क्या है, एक खोज और बचाव किट में होनी आवश्यक है। ये सभी बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी होती है। अब देखते हैं हम आपदाग्रस्त व्यक्ति का बचाव करने के लिए और पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने की अनेक तकनीकें और तरीके हैं। उन्हें ये निम्न प्रकार जैसे अगर हम कहीं खोज बचाव कर रहे हैं तो वहां से उनको सुरक्षित बचा के ले जाने के लिए क्या तकनीकें, तरीके हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। देखिए, एक एक व्यक्ति को हाथ पकड़कर ले जाना चाहिए ताकि वो गिरे ना। दूसरा, एक एक व्यक्ति को पेटी बांध कर ले जाना चाहिए। तीसरा, दो व्यक्ति को ले जाना और कुर्सी पर ले जाना, मतलब कुर्सी पर बैठाकर ले जाना। कंबल में ले जाना और काम चलाऊ स्ट्रेचर पर ले जाना, घसीट कर ले जाना। और रस्सियां, गांठे का और तकनीकें, मतलब जो रस्सियां होती है उसकी गांठें और तकनीकें। और डबल सीट बेड होना चाहिए, डबल सीट बेड। चेयर नॉट होनी चाहिए। और बांध, किसी चीज को किसी अन्य चीज के साथ कसकर बांधना। जैसे अगर हमें किसी चीज को निकालना है, दबा हुआ है, तो हमें बांधना, मतलब जो गांठ लगाई जाती है वो बहुत ही मजबूती से लगानी आनी चाहिए। तो इसका यही मतलब है। तो इसके अंतर्गत क्या जाता है, चकोर बांधना, मतलब चकोर किस तरीके से बांधते हैं तो वो आना चाहिए। तिरछा कैसे बांधते हैं ये आना चाहिए। 8 के अंक की आकृति में बांधना कैसे होता है तो उसको भी बांधना आना चाहिए। गोल बांधना, गोल कैसे बांधते हैं तो वो भी आना चाहिए। ठीक है, ये सभी प्रकार का हमें आना चाहिए बांधना। तो ये बांधने के अंतर्गत ये 4 पॉइंट है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और काम चलाऊ तैरना और तैरने में सहायक उपकरण होने चाहिए, तो उसके लिए क्या है, राफ्ट, ब्रस्ट लाइन फेंकने के नियम। ठीक है, अब हम देखते हैं आश्रय। भूकंप, जो आश्रय होता है, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाएं भवनों, आधारभूत ढांचों को भारी क्षति क्या है, पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त तूफानों और बाढ़ के मामले में लोगों को अपने घरों से निकलकर निर्धारित आश्रय स्थलों में ले जाने के लिए कहा जाता है। आश्रय स्थल का मतलब ये होता है, अगर हम किसी आपदाग्रस्त जगह पर फंसे हुए हैं तो उससे किसी दूसरे जगह पर जो सुरक्षित उनको किसी के द्वारा दे दिया जाए सुरक्षित वहां पे रहने के लिए, तो वो आश्रय स्थल होता है जहां पे उनको रहने के लिए आश्रय मिलता है। ठीक है, आश्रय भी अनुक्रिया के उपाय में से एक है, क्योंकि इनमें संभावित आपदा या आपदा के बाद की स्थिति में लोगों को रहने के लिए स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यह आपदा पीड़ित लोगों की बुनियादी आवश्यकता पूरी करने के लिए अस्थायी आवास साधन उपाय है। अस्थायी या निर्धारित आश्रय का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक मुसीबत से बचाना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। अस्थायी आश्रय का मुख्य उद्देश्य तो तंबू के रूप में लकड़ी, प्लास्टिक, टीन आदि सहित विविध सामग्रियों से बनाए गए अथवा जल्दी से जोड़े गए मकानों की व्यवस्था करके आपदा पीड़ितों की बुनियादी तत्कालिक आवश्यकताएं पूरी की जाने के लिए आंतरिक व्यवस्था करना है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो
अस्थायी आश्रय होते हैं तो वो तंबू के रूप में या लकड़ी के रूप में, झोपड़ी के रूप, किसी तरीके से बना लिए जाते हैं। लेकिन जो स्थायी आश्रय होते हैं तो वो पक्के भवनों की तरह, इमारतों की तरह बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब जो आश्रय आता है तो आश्रय के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जो एक इयान डेविस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो आती हैं, 10 चीज़ें आती हैं आश्रय के अंतर्गत, तो हम इनको देखेंगे। ठीक है, मॉनिटर व्हाट इज गोइंग ऑन, तो देखते हैं क्या हो रहा है, इसकी निगरानी करें कि जब आश्रय दिया है तो उस टाइम क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ का भी क्या है ध्यान देना चाहिए। जो अस्थायी, देखो इसमें बता रहे इस जो अस्थायी आश्रय व्यवस्था पर 10 सूत्री मार्गदर्शन इयान डेविस 2005 ने दिए हैं, जो कश्मीर में भूकंप के पश्चात आए थे, तो उसकी रूपरेखा तैयार किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। तो क्या हो रहा है, इसकी निगरानी करें। तो इस आपदा का प्रयोग संबंधित अभिकरणों को इस बारे में सूचना देने के लिए करें कि इस क्षेत्र में सूक्ष्म, माइक्रो और बृहद माइक्रो स्तरों पर क्या है आगे क्या हो रहा है, जैसे आश्रय संबंधी दृष्टिकोणों पर निर्णय कौन कर रहा है, विशेषज्ञता कहाँ है, आश्रय के बारे में प्रचलित व्यवहारिक ज्ञान क्या है, सुविधाएं और परस्पर विरोध क्या है, आदि सभी चीजें क्या है उनको निगरानी करनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तंबू देखिए, यह जो टेंट है, यह संभावना रहती है कि विभिन्न प्रकार के और विभिन्न बनावटों के तंबू पहुंचेंगे और कुछ बहुत कुछ उपयुक्त होंगे, जबकि अन्य जलवायु या सांस्कृतिक स्थितियों के लिए निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होंगे। किसने क्या विशिष्टताएं अपनाई हैं और क्या कोई गुणवत्ता नियंत्रण या मानकीकृत विशिष्ट निर्देश है। यदि वे परिवार सृजनात्मक तरीकों में कैनवास का प्रयोग करने के लिए खुद आवंटित तंबू फाड़ते हैं तो यह अत्यधिक प्रभावकारी हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ज्ञात हुआ है कि कुछ व्यवस्था प्रिय मानसिकता के अधिकारियों ने इस अनुकूली प्रक्रिया का क्या है पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम देखेंगे मानक स्टैंडर्ड्स। आश्रय व्यवस्था के न्यूनतम मानक क्षेत्र परियोजना में दिए गए और विश्व भर में स्वीकृत किए गए, इनका पालन किया जाना चाहिए और जहां संशोधनों की आवश्यकता है अनुकूलित किया जानी चाहिए। मानकों के मूल सिद्धांत सभी अस्थायी आश्रय कार्यक्रमों में सुनिश्चित किए जाने चाहिए। तंबुओं का स्थान निर्धारण होना चाहिए। देखिए, जहां तक संभव हो, जो लोकेशन ऑफ टेंट का है, तो जहां तक संभव हो परिवारों को तंबू लेने की और इसे केंद्रीय शिविर स्थल की बजाय उनके मकानों के समीप लगाने की आज्ञा होनी चाहिए। इसके लिए कारण स्पष्ट है कि इससे ग्रामीण परिवेश में पालतू पशुओं की बेहतर देखभाल हो सकेगी, परिवार की इन वस्तुओं की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी जो उनके ध्वस्त मकानों के अंदर रह गई है, और आजीविका का अनुचरण या बहाली हो सकेगी जो घर से जुड़े हो सकते हैं। ये देखिए, शेल्टर मटेरियल्स, जो आश्रय की सामग्रियां हैं, तो उसमें क्या क्या होती है। तो आश्रय की सामग्रियां जैसे कंबल है, छप्पर है, सीटें हैं, प्लास्टिक सीटें हैं, समतल लकड़ी के लंबे लट्ठे हैं, मकान बनाने के औजार हैं, तार है, रस्सी है, कीले आदि का वितरण सबसे अच्छी नीतियों में से एक है। जहां संभव हो निर्भरता से बचने के लिए, जहां लोगों के पास धन है इन्हें बेचा जा सकता है, लेकिन जहां लोगों के पास संसाधन नहीं है इन्हें दान कर सकते हैं। यदि छत सीटिंग आदि के लिए सामग्री निर्माण में सहायता के लिए विशेषज्ञता और कुशल एक मिनट रुकिए। सहायता के लिए विशेषज्ञता और कुशल स्वयंसेवक की सहायता मिल सकती है, तो इससे प्रक्रिया का क्या है विस्तार होगा। अब देखिए,
क्षतिग्रस्त घरों वाले परिवारों के लिए आश्रय। जो आपदा के कारण उत्पन्न आघातों से घर क्षतिग्रस्त होने पर भी ऐसा हो सकता है कि गिरे नहीं, खड़े रहें, इसलिए ऐसे परिवारों को अपने घरों के बाहर तंबुओं में या उन्नत आश्रयों में सोने की सलाह देनी चाहिए, भले ही वे दिन में अपने घरों में ही रहते रहें। जोखिम तब बहुत अधिक होते हैं जब लोग लेटे होते हैं, सोते रहते हैं और क्षतिग्रस्त इमारत ढह जाती है। आघात के पश्चात और अधिक जनजीवन की हानि से बचाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इसे मुद्दे पर जांच करने के लिए शीघ्र क्षति सर्वेक्षण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। स्थानीय सलाह केंद्र। मरम्मत तत्काल प्रारंभ कर दी जाती है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि जब तक संरचनात्मक सुरक्षा सर्वेक्षण शुरू नहीं किए जाते हैं सरकार इस प्रक्रिया को रोक सकेगी या नहीं। छोटे छोटे दल बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वयंसेवक, इंजीनियर, अभियांत्रिक, वास्तुकार, भवन निर्माता, ये तीनों में से कुछ भी कहा जा सकता है क्या इंजीनियर को। जिन्हें आश्रय और मरम्मत तथा पुनर्निर्माण विकल्पों के संबंध में सलाह देने के लिए क्या है अलग अलग क्षेत्र सौंपे जाते हैं। कि जो इंजीनियर होते हैं जिन सभी को क्या है अलग अलग क्षेत्र सौंपे जाते हैं और उनकी वहाँ की एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। अब देखिए स्थानीय सलाह केंद्र, ये तो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन आवास। ट्रांजैक्शन गृह अंतकालीन बनाने के लिए परिवारों की सहायता करने का प्रयास करना एक प्रभावकारी कार्यनीति है जो अंततः स्थायी घर के रूप में विकसित होती है। यह महंगा पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए उत्तम दृष्टिकोण है जो बाद में एक अन्य स्थायी घर द्वारा बदला जाता है। वास्तव में यह खर्चीला दोहरा पुनर्निर्माण दृष्टिकोण इसका उद्देश्य 3 कार्यों को पूरा करने के लिए आश्रय प्रक्रिया का प्रयोग करना है, अर्थात आश्रय उपलब्ध कराना, स्थानीय आजीविका सुदृढ़ कराना, मनोसामाजिक चेतना पुनरुत्थान करने की प्रक्रिया में सहायता करना होता है। ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन आवास का काम होता है तो ये सभी होता है। ट्रांजैक्शन हाउसिंग, मलबा। बहुत सी आपदा स्थितियों में सफाई और पुनरुत्थान प्रक्रिया के दौरान ध्वस्त मकानों के मलबे का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। महत्वपूर्ण लकड़ी और चिनाई सामग्री का मलबा इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। पुनर्चक्रण प्रयोजन के लिए उपयोगी इमारती मलबा एकत्रित करना आवश्यक है। तो जो मलबा जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है। आश्रय इकाइयाँ प्रत्येक आपदा साहसी आविष्कारकों या बड़राज्यिक जो अवसरवादियों के समुदाय को आकर्षित करती हैं जो कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, पॉलीयूरेशन और आदि से बने अपने नवीन उत्पादों के लिए बड़ा क्रय आदेश देने के लिए अधिकारियों को आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के डिजाइन अनिवार्यतः समस्या के नए प्रत्युत्तर हैं और वे प्राय तंबुओं और आश्रय सामग्री से अधिक महंगे होते हैं। वे सांस्कृतिक दृष्टि से तथा जलवायु की दृष्टि से अनुपयुक्त हो सकते हैं और इनकी सुपुर्दगी में काफी समय लग सकता है। अन्य विकल्पों से अपने वर्णित अन्य विकल्प उससे बेहतर है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर एंड फूडर। इसको देखेंगे। आपदा पश्चात जो भोजन, पानी और चारे का वितरण है तो हम इसके बारे में देखते हैं। आपदा पश्चात पीड़ितों को भोजन, पानी, औषधियों और चारे आदि के वितरण के लिए
कई सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अनेक कदम उठाए जाते हैं, फिर भी समुदायों को आपदा पश्चात और प्रभावित स्थान पर राहत दल के पहुंचने तक उपयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं का भंडार पास रखने की आवश्यकता होती है। समुदायों को राहत वितरण दल की सहायता के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे समुदाय की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। फिर भी वितरण दल द्वारा इस कार्य को न हो तो पुण्य न की ही कृतज्ञता के रूप में माना जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोग्य वस्तुओं को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मलबे की सफाई। ध्वस्त भवनों, पुलों और अन्य ढांचों तथा उखड़े हुए वृक्षों मलबे की सफाई। ध्वस्त भवनों, पुलों और अन्य ढांचों तथा उखड़े हुए वृक्ष, विज्ञापनों, बोर्डों आदि का मलबा लोगों की तलाश करने, उन्हें बचाने और राहत अभियानों में सबसे बड़ी बाधा होता है, क्योंकि इससे संचार सेवाओं और परिवहन में बड़ी रुकावट आती है। क्योंकि देखो, जब जो मलबे होते हैं, जब घर है, बिल्डिंग, जो भी भवन है, वो टूट जाते तो वो सड़क पे भी गिरते हैं। तो सड़क पे जब गिरेंगे तो जो रोड है वो जाम हो जाएगा, वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो उससे भी परिवहन में भी बहुत ज़्यादा रुकावट आ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं घायलों को चिकित्सालय पहुंचाना। स्थानीय लोगों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और स्थानीय एवं अधिकारियों का बचाव दल की सहायता करना आवश्यक होता है, ताकि गंभीर रूप से घायल पीड़ित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नजदीकी चिकित्सालयों में पहुंचाया जा सके और उपयुक्त उपचार के लिए क्रमशः गंभीर लोगों को मामूली घायल से पहले पहुंचाना आवश्यक है। मृतकों का निपटान करना। डिस्पोजल ऑफ डेड ह्यूमन्स। जो है मृतकों के तेजी से सड़ने के कारण, जो मृतक होते हैं तो उनके तेजी से सड़ने के कारण बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मृत शरीरों की शीघ्रता से निपटान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि जब ह्यूमन्स बॉडी जो होती है, ह्यूमन्स बॉडी में से बहुत ही ज़्यादा बेकार बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। जब वो सड़ने लगती है तो बदबू आएगी और बीमारियां भी फैलने लगती है। इसकी वजह से उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ कर उसका अंतिम संस्कार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि उस जो सड़न बदबू है उससे लोगों को बचाया जा सके, ठीक है। चाहे वो, अब देखिए इसमें सिर्फ ह्यूमन्स नहीं आते, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी आते हैं, सभी आते हैं इसमें। अब हम देखते हैं मृत पशुओं की व्यवस्था। जो मृत पशु होते हैं उनकी व्यवस्था कैसे की जाती है। तो अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं में विशेषतः जो ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि घरेलू पशुओं को खूंटे से बांध कर रखा जाता है और आपदा के समय लोग तेजी से पलायन कर जाते हैं और पशु को बांधा हुआ ही छोड़ दिया जाता है, अतः उनके पास भागने का अवसर नहीं रहता और वे प्राय मर जाते हैं। मृत पशुओं की व्यवस्था करना भी मृतक व्यक्तियों के समान महत्वपूर्ण है, और क्योंकि पशुओं की सड़ी हुई लाश से लोगों के स्वास्थ्य व पर्यावरण को काफ़ी खतरा रहता है, तो भी इस कार्य को खास तौर पर गली के लावारिस पशुओं के मामले में अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बचाव दल के सदस्य पशुओं की लाश उठाना नहीं चाहते हैं, फिर भी यह कार्य अधिकारियों द्वारा कार्य संभालने तक स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा तेजी से किया जाता है और पशुओं की लाशों की व्यवस्था कर दी जाती है। यह व्यवस्था दफनाने के द्वारा और कुछ मामलों में आवासीय क्षेत्रों से बाहर अच्छी तरह से की जा सकती है। ऐसे समय में किसी को भी पशु खाल या हड्डी या कोई अन्य इस्तेमाल में आने वाली किसी भी सामग्री को निकालने के लिए पशु की लाश रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक जोखिम रहता है। उससे शीघ्रता से व्यवस्था करना आवश्यक होता है।
अब है पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना। तो किस तरीके, जब लोग किसी आपदा से पीड़ित होते हैं तो उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह मानसिक दवाएं निम्नलिखित होती हैं, जैसे सदमा लग जाता है उनको, क्रोध भी आता है और भय भी लगता है, असहाय महसूस भी वो करने लगते, बेचैनी भी होती है और उदासीनता तो होती ही है और दुखी रहते हैं। तो उस टाइम क्या है, जो स्वयं सेवक होते हैं उनको क्या है, उन व्यक्तियों के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि ये जो है हमारे साथ है और हमें बचाएंगे और हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उनको क्या है, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो पीड़ितों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक सहारे की आवश्यकता होती है। दुखी व्यक्तियों की बातें सुनना और सहानुभूति तथा उनकी बातें समझने से वे स्वयं को अकेला नहीं मानते हैं और सच्चाई समझने लगते हैं। फिर भी सहारा देने वाले व्यक्ति की वस्तुनिष्ठ होने तथा तटस्थ रहने की आवश्यकता होती है और परामर्श देने तथा उनकी भावनाओं पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इस कार्य के लिए केवल स्थानीय लोग ही सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को उसके परिवार और परिवार की सामाजिक स्थिति आदि ही पहले से जानकारी होती है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बचाव दलों की सहायता करना। जो बचाव दल होते हैं, अब हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। जब आपदा घटित हो जाती है और सूचना सरकार एवं संबंधित गैर सरकारी संगठनों तक पहुंच जाती है, तो ये संगठन पीड़ितों के बचाव के लिए तेजी से कार्य करते हैं। काफी संख्या में बचाव दल आपदा स्थल पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। समुदाय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सभी प्रकार की सूचना के द्वारा बचाव दलों को सभी प्रकार की भौतिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे अपना कार्य दक्षता और प्रभावशीलता के साथ कर सके। जो बचाव दलों की सहायता, जैसे जब बचाव दलों की सहायता हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब उसको मीडिया के थ्रू हमें पता चल जाए कि वो वहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी उनके लिए बचाव के लिए क्या है, सेनाएं भेज सकते हैं बहुत अच्छे से, तो उनकी क्या है देखभाल भी कर सकते हैं। तो बचाव दलों की सहायता हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचाव दल को भेजा जा सकता है। संपत्ति की सुरक्षा। जब तूफान बाढ़ जैसी आपदाओं में क्या है, लोगों को सुरक्षित स्थान जैसे तूफान आश्रय स्थल, सबके आश्रय भवनों आदि में चले जाना चाहिए। यह देखा गया है कि कई लोग चोरी और उनके सामान के गायब होने के भय से अपना आवास छोड़ने से मना कर देते हैं। आपदा कार्यबल के सदस्यों को समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन लोगों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कि देखिए, जब किसी आवास स्थल पर रहते हैं और जब कोई भी आपदा आने वाली होती है, तो उन लोगों को वहाँ से क्या है दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या है कोई चोरी कर लेगा या फिर उसको जब्त कर लेगा, इसीलिए क्या है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो क्या है इनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा का दायित्व क्या है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, वही इनकी जो है सुरक्षा करवाती है। तो वहाँ पे जो जिनको सैनिकों को रखा है, ये सुरक्षा दल रखे हैं, बचाव दल रखे हैं, ये जो स्वयं सेवक हैं वही उनमें से ही लोग क्या है इनकी प्रॉपर्टी की क्या है सिक्योर रखते हैं, इनकी सिक्योरिटी रखते हैं उसकी। सूचना संप्रेषण एवं अफवाहों की रोकथाम। आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की संबंधी उस क्षेत्र से दूर हो सकते हैं। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि सूचना संप्रेषण में क्या है अफवाहों की रोकथाम, कि उसमें क्या है वो अफवाह न फैलाएं, ताकि जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के संबंधी क्या है उस क्षेत्र से दूर हो सकते हैं। फिर भी खंड और जिला स्तर पर अधिकारियों को भी सही सूचना जैसे आपदा की गंभीरता, क्षति का अनुमान, मरने वाले मनुष्यों और पशुओं की संख्या, जख्मी मनुष्यों और पशुओं की संख्या प्रेषित करना आवश्यक होता है, ताकि उपयुक्त बचाव अभियान चलाया जा सके। और समुदाय के द्वारा अफवाहों की रोकथाम करना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपदा प्रबंधन दलों द्वारा आरंभ किए गए राहत और अनुक्रिया के उपाय ठप हो सकते हैं। अब है
त्वरित अथवा तत्काल की क्षति आकलन। आपदा प्रबंधन के सभी कार्यों के लिए क्षति का अनुमान लगाना, पूर्व आवश्यकता, त्वरित या तत्काल क्षति आकलन आपात राहत उपायों के लिए क्या है, आवश्यक है। इससे चिकित्सा सहायता या भोजन भंडार की मात्रा आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाने में सहायता मिलती है। तत्काल क्षति आकलन में प्रभावित किसी क्षेत्र, गांव में प्रभावित लोगों की क्या है, संख्या, पूर्णतः आंशिक क्षति वाले आवासों की संख्या, घायल व्यक्तियों और पशुओं की संख्या आदि शामिल करना आवश्यक है। इमीडिएट डैमेज असेसमेंट के बाद हम देखते हैं अनुक्रिया प्रक्रिया। तो अनुक्रिया प्रक्रिया ये क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रचालन केंद्र, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इस चरण में क्या है, संचार और समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा अद्यतन सूचना के लिए पूर्ण चेतावनी अभिकरणों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। यह उपलब्ध सभी संचार माध्यमों और तंत्र प्रणाली से राज्य आपात प्रचालन केंद्र, ठीक है, इसको